सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं राहुल बोधी, प्रभारी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। साथियों, आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है, उसकी रूपरेखा मैं बताना चाहूँगा। पहले कि मेरे मन में ये काफ़ी दिनों से, या यूँ कहे कि कई सालों से ये प्रश्न आता था कि वामसेप द्वारा जब ब्राह्मणी षड्यंत्र को उजागर किया जाता है, जब समझाया जाता है, तो लोगों को वो षड्यंत्र उस समय समझ में क्यों नहीं आता। और जब कई साल चले जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल हो जाते हैं, फिर उन्हें वामसेप के लोगों की याद आती है कि वामसेप ने ये षड्यंत्र तो पहले ही कार्यक्रम लेके समझाया था, और वामसेप के कार्यकर्ताओं ने, वामसेप के नेतृत्व ने जो बात कही वो आज सही साबित हो रही है। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? आखिर लोगों को जब षड्यंत्र समझाया जाता है उस समय क्यों नहीं समझ में आता? उसके 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद उनको एहसास होता है कि वामसेप ने जो समझाया वो सही है। आखिर ऐसा होता क्यों है? ये मेरे दिमाग में काफी समय से इसके ऊपर मैं सोच रहा था। तो आज का जो टॉपिक है इससे जुड़ा हुआ है कि आखिर लोगों को ब्राह्मणों द्वारा किया गया षड्यंत्र देरी से क्यों समझ में आता है। ये हम टॉपिक मान सकते हैं, या तो हम ये मान सकते हैं कि ब्राह्मणी षड्यंत्र का मैकेनिज्म क्या है। आखिर वो षड्यंत्र करते कैसे है कि हमारे लोगों को उस समय समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है। जब समय निकल जाता है तब समझ में आता है। इसे भी टॉपिक कहा जा सकता है। तीसरा टॉपिक कहा जा सकता है कि वामसेप द्वारा जब षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाता है उसके कुछ सालों बाद लोगों को ये बात समझ में आती है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो बेसिक रूप से हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ब्राह्मणी षड्यंत्र का मैकेनिज्म क्या है। आखिर वो लोग षड्यंत्र करते कैसे है, इसके मैकेनिज्म को अगर हम समझ लेते हैं, या मैकेनिज्म हमको समझ में आ जाता है, तो हमें ब्राह्मणी षड्यंत्र समझ में आएगा। और आने वाले भविष्य में भी अगर ब्राह्मण किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र करता है तो वो भी हमको समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं जाएगी। तो फिर आखिर ये ब्राह्मणी षड्यंत्र का मैकेनिज्म क्या है, इसको समझने के लिए मैं एशियंट हिस्ट्री का, प्राचीन भारत के इतिहास का, प्राचीन इतिहास का एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने भारत में वर्ण व्यवस्था प्रस्थापित की। हम मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों में वर्ण व्यवस्था को प्रस्थापित किया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था प्रस्थापित कैसे की? प्रस्थापित की वो ठीक है, लेकिन उन्होंने वर्ण व्यवस्था प्रस्थापित कैसे की? क्योंकि 100 में से 3% ब्राह्मण है, और 100 में से 3 ब्राह्मण 97 लोगों को वर्ण व्यवस्था बनाकर गुलाम बनाना चाहता है। तो आखिर उन 3% ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था प्रस्थापित करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म अपनाया? आखिर कौन सी प्रक्रिया अपनाई? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वर्ण व्यवस्था प्रस्थापित हुई? इस मैकेनिज्म को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, ब्राह्मण जो है उन्होंने जब वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट रखा तो उस समय उनके दिमाग में वर्ण व्यवस्था के आधार पर बहुजन समाज को गुलाम बनाने का षड्यंत्र दिमाग में था कि वर्ण व्यवस्था को लागू करके हम बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाएंगे। लेकिन वो ऐसा बोलकर वर्ण व्यवस्था को लागू नहीं कर सकते थे। वो यही कह के वर्ण व्यवस्था लागू नहीं कर सकते थे कि हम ये वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आप बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने के लिए लाएंगे। ऐसा कह के तो वर्ण व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता था। ये तो किसी भी साधारण व्यक्ति को समझ में आएगा कि अगर 100 में से 3 लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं और 3 लोग सर्वोच्च बने रहना चाहते हैं, तो अगर वो 97 लोगों को ये कहे कि हम जो व्यवस्था लेकर आए हैं, हम जो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं,
वो हम आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए लेकर आए हैं। तो 97 जो लोग हैं वो 3 लोगों के तो छोड़ने वाले हैं नहीं फिर। तो स्वाभाविक बात है कि वो ऐसा कहकर कि वर्ण व्यवस्था बनाकर हम आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, ऐसा कहकर तो वर्ण व्यवस्था लागू नहीं कर सकते थे। तो ब्राह्मणी जो मैकेनिज्म है, उस ब्राह्मणी मैकेनिज्म में 2 बातें महत्वपूर्ण है, 2 सिद्धांत जो ब्राह्मणों ने तब से लेकर अभी तक अपना के रखा हुआ है। वो 2 सिद्धांत आज तक वो उन 2 सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं। पहला सिद्धांत ये है कि ब्राह्मण जो षड्यंत्र करता है, उस षड्यंत्र के अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है, अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है। और अनुकूल वातावरण का निर्माण करने के बाद फिर षड्यंत्रों को प्रभावी तरीके से लागू करता है। एक पहला ब्राह्मणी मैकेनिज्म का एक पहला कैरेक्टर है या एक गुण है कहा जा सकता है। दूसरा गुण है कि बहुजन समाज के जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व करने की जिनके अंदर योग्यता है या प्रभावशाली लोग हैं या उसके सक्षम ऐसे कार्य करता है, तो उन लोगों के साथ ब्राह्मण जो है अपनी बॉन्डिंग करता है, उनके साथ में अपना उठना बैठना रिलेशन बनाता है, ताकि बहुजन समाज के जो प्रभावशाली वर्ग है वो बहुजन समाज के हित का काम न करते हुए वो ब्राह्मणों के साथ में उनका जुड़ाव बना रहे। तो प्रभावशाली वर्ग को टारगेट करता है। ये 2 महत्वपूर्ण है। और भी बहुत सारे इसमें फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये 2 फैक्टर महत्वपूर्ण है कि एक तो ब्राह्मण अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है ब्राह्मणी षड्यंत्र को प्रस्थापित करने के लिए, और दूसरा वो प्रभावशाली लोगों को अपने साथ में, बहुजन समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ में वो अपना बॉन्डिंग बनाता है, व्यवहार बनाता है, संपर्क बनाता है। तो प्राचीन इतिहास में जो वर्ण व्यवस्था लागू हुई प्राचीन भारत में, तो उस वर्ण व्यवस्था की मैकेनिज्म क्या थी? तो ब्राह्मणों को समझ में आया कि हम बहुजन समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं, यहाँ के मूल निवासियों को, नागवंशियों को गुलाम बनाना चाहते हैं, और उनसे अगर हम कहें कि वर्ण व्यवस्था हम इसलिए लाए ताकि आपको गुलाम बनाना चाहते, तो वो वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। तो वर्ण व्यवस्था को प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने पहला चरण अपनाया। उस पहले चरण में वो लोग क्या करते हैं? उस पहले चरण में वे लोग ये कहते हैं कि एक दल बनाते हैं। उस दल में मनु और सप्त ऋषि ये लोग रहते हैं। सप्त ऋषि यानी 7 ऋषि और एक मनु। तो ये मनु और सप्त ऋषि इनका एक दल होता है, और वो दल प्रत्येक 4 साल में जो लोग हैं उन लोगों के गुण और कर्म के आधार पर उनका वर्ण का निर्धारण करता है। तो जिसमें जो मनु है वो मनु क्षत्रिय और वैश्य वर्ण का निर्धारण करता है, और सप्तऋषि जो है वो ब्राह्मण वर्ण का निर्धारण करते हैं। तो मनु द्वारा क्षत्रिय और वैश्य वर्णों को सिलेक्ट कर लिया जाता है लोगों में से, और सप्तऋषि द्वारा ब्राह्मण को सिलेक्ट कर लिया जाता है, उन्हें वर्ण दे दिया जाता है। और जो बचे हुए लोग होते हैं जिनको ना ही ब्राह्मण में शामिल किया, ना वैश्य में, ना क्षत्रिय में, उनको शूद्र घोषित कर दिया जाता है। और ये जो वर्ण व्यवस्था है ये 4 साल के लिए होती थी। ये ब्राह्मणों का पहला चरण था। तो हमारे लोगों को उन्होंने, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे लोगों को उन्होंने समझाया होगा कि देखो भाई, ये वर्ण व्यवस्था समाज के लिए हितकारक है, और ये वर्ण व्यवस्था हम गुण और कर्म के आधार पर हम इसको रखेंगे, ताकि आपके गुणों में प्रत्येक साल या हर बार आपके गुणों में पुनरावृत्ति हो, उसमें हमेशा डेवलपमेंट होता रहे। इसलिए अगर जो पढ़ाई लिखाई में और धार्मिक अनुष्ठान में अच्छा है तो उसको हम ब्राह्मण बनाएंगे। ये ब्राह्मण जो है कोई भी व्यक्ति बन सकता है, जिसके अंदर सैनिक का गुण है उसे हम क्षत्रिय बनाएंगे, जो मैनेजमेंट में और हिसाब किताब में अच्छा उसको वैश्य बनाएंगे, और जो कारीगर रहेंगे उनको हम शूद्र बनाएंगे। ब्राह्मणों ने जरूर हमारे लोगों को ऐसा समझाया होगा।
जब ऐसा समझाया तो हमारे लोगों को लगा ये बात तो अच्छी है, क्योंकि गुणों के आधार पर अगर एक वर्ग बनता है या गुणों के आधार पर हमारा सिलेक्शन होता है तो उस वही काम, एक ही काम करते 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 हमारे गुणों में तो और इजाफा होगा, हमारे गुणों में तो और विकास होगा, इसलिए ये तो अच्छी बात है। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था जो माना कि 4 साल के लिए उन्होंने किया था, पहला जो स्टेप था उनका वाला, पहला जो चरण था वो 4 साल के लिए था कि 4 साल तक वो वर्ण जो दिया गया वो 4 साल तक रहेगा और 4 साल बाद में फिर वर्णों का पुनर्निर्धारण होगा। तो ये जो वर्णों का पुनर्निर्धारण होगा इसमें यह हो सकता है कि जिसको पहले ब्राह्मण बनाया गया हो शूद्र बन सकता है, जिसको पहले शूद्र बनाया गया हो क्षत्रिय बन सकता है, जो क्षत्रिय था वो वैश्य बन सकता है, जो वैश्य था वो ब्राह्मण बन सकता है। ये होता था। तो पहले चरण में उन्होंने ये सुविधा रखी कि अगर आपने अपने गुणों का विस्तार किया या अपने गुणों में बदलाव किया तो आपका वर्ण भी बदल देंगे और हर 4 साल में आपको वर्ण दिया जाएगा। तो ये जो वर्ण देने का जो पहला जो चरण था, ये चरण बहुत ही उन्होंने फ्लेक्सिबल रखा। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए रखी ताकि जो आम जनता है, जो आम लोग है, इनका समर्थन हासिल हो। समर्थन हासिल होने से वर्ण व्यवस्था के समर्थन में अनुकूल वातावरण का निर्माण होगा। लोग कहेंगे वर्ण व्यवस्था तो अच्छी है क्योंकि गुणों के आधार पर और कर्म के आधार पर ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य में शूद्र में उनको शामिल किया जाता है और फिर जिस वर्ण में रहता है वो अपने गुणों का विकास निरंतर करते रहता है। तो लोगों को तो ये अच्छा लगा होगा, तो लोगों ने इसको मान्यता दी। तो इसकी खास बात क्या थी, ये पहला जो चरण हुआ इसकी खास बात क्या थी कि ये वर्ण का जो निर्धारण है ये ग्रुप द्वारा होता था और उस ग्रुप का नाम था मनु और सप्तऋषि। दूसरा, ये जो वर्ण का निर्धारण होता था वो वर्ण का निर्धारण एक निश्चित अवधि यानी 4 साल के लिए होता था और इस 4 साल को युग कहते थे और फिर अगले 4 साल बाद फिर वर्ण का निर्धारण होता था। फिर जो जिसको पिछले बार जो वर्ण दिया उसका वर्ण चेंज हो सकता था उसके गुण और कर्म के आधार पे। तो जब ये चेंज होता था इसे मनवंतर कहते थे, इसमें परिवर्तन किया जा सकता था। अब इस मामले में ये जो पहला चरण था, इस पहले चरण से अगर जो मैंने प्रक्रिया बताई जो उन्होंने रखी थी ब्राह्मणों ने 4 साल वाली, तो इस पहले चरण से ब्राह्मणों को कोई विशेष लाभ नहीं था। ब्राह्मणों को इस वर्ण व्यवस्था से कोई विशेष लाभ मिलना नहीं था क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में जा सकता था। वो 4 साल के लिए था, 4 साल बाद फिर वो वर्ण बदल सकता था, वो किसी अन्य वर्ण में हो सकता था। हो सकता है एक अपनी जिंदगी में एक ही व्यक्ति 4-4 साल के अंतराल पर चारों वर्ण में रहा हो। तो इसमें तो जो ब्राह्मण का बेटा है वो भी शूद्र हो सकता था, जो शूद्र का बेटा ब्राह्मण हो सकता था, ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो सकता था, वैश्य हो सकता था। तो इससे ब्राह्मणों को कोई विशेष लाभ इस चयन प्रक्रिया से नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने फर्स्ट स्टेप इतनी फ्लेक्सिबल रखी क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था के समर्थन में हमारे लोगों की मानसिकता बनाना चाहते थे। एक्चुअल में ये षड्यंत्र था, लेकिन हमारे लोगों को ये दिखाना चाहते थे, बहुजन समाज के मूल निवासी लोगों को दिखाना चाहते थे कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसलिए हमारे लोगों ने समर्थन किया होगा, हमारे लोग शामिल हुए। 4 साल के लिए रहेगा और बाद में बदल सकते हैं, जिसके जैसे कर्म रहेगी उस हिसाब से वर्ण बदल जाएगा, ये हमारे लोगों को लगा होगा। तो ये पहला चरण कुछ सालों तक चला, लेकिन इससे ब्राह्मणों को कोई विशेष लाभ नहीं था। तो ब्राह्मण के मन में तो यह था कि ब्राह्मणों को ही लाभ मिलना चाहिए, इस वर्ण व्यवस्था को उस पोजीशन तक हमें ले जाना होगा ताकि केवल और केवल मात्र ब्राह्मणों को लाभ मिले। तो उनका जो उद्देश्य था वो तो गुलाम बनाने का था। गुलाम बनाने के उद्देश्य से वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट लाया, लेकिन उसे समाज में अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी अपनानी होगी क्योंकि वो संख्या में 3% है। तो फिर उन्होंने दूसरा चरण लाया इसको और मजबूत करने के लिए।
तो दूसरा जो चरण लाया वो दूसरे चरण को कहा जाता है गुरुकुल पद्धति। अब गुरुकुल पद्धति में क्या होता था? तो गुरुकुल पद्धति में गांव के बाहर गुरु होते थे और जो बच्चा है वो गुरु के यहाँ पढ़ने जाता था। वहाँ वो 12 साल तक पढ़ाई करता था। 6 साल या 8 साल की उम्र जो भी होगी वो उसे गुरु के पास भेज देते थे माँ बाप। वहाँ जाके वो पढ़ाई करता था, 12 साल तक पढ़ता था। 12 साल तक जो वो पढ़ाई करता था उसे ब्रह्मचर्य जीवन कहते थे। और उस पढ़ाई करने के बाद में गुरु उन बच्चों का का उपनयन संस्कार करता था। और उपनयन संस्कार करने के बाद फिर उनका वर्ण का निर्धारण करता था। तो इस दूसरी पद्धति में क्या था कि गुरु वर्ण का निर्धारण करता था और गुरु द्वारा एक बार जो वर्ण निर्धारित कर दिया गया व्यक्ति का, उसे फिर जीवन पर्यंत उसी वर्ण में रहना पड़ता था। दूसरी पद्धति लाई उन्होंने, गुरुकुल पद्धति। तो गुरुकुल पद्धति में पहले चरण की जो पद्धति थी वो मात्र 4 साल के लिए थी और बार बार वर्ण का फेरबदल होते रहता था। तो इसको उन्होंने और ज्यादा वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ब्राह्मणों ने गुरुकुल पद्धति लाई। गुरुकुल पद्धति में गुरु एक बार जिस वर्ण का निर्धारण कर दे, व्यक्ति को जिंदगी भर उस वर्ण में रहना पड़ता था। तो इस गुरुकुल पद्धति की क्या खासियत थी कि गुरुकुल पद्धति में एक विद्यालय होता था और इसका सारा भार गुरु पे होता था। सभी बच्चे इस गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे और इस शिक्षा की अवधि 12 साल होती थी। जब तक कोई बालक गुरुकुल में रहता था वो ब्रह्मचारी कहलाता था और शिक्षा की अवधि समाप्त होने पर उपनयन संस्कार होता था। इस समारोह में गुरु बच्चों का वर्ण निर्धारण करते थे। इसके बाद बच्चों को अपने वर्ण के अनुसार कार्य करने के लिए वापस भेज दिया जाता था अपने घर और वह बालक जीवन पर्यंत उसी वर्ण में रहता था। ये गुरुकुल पद्धति थी। तो इस गुरुकुल पद्धति की खासियत क्या थी? इसी की खासियत ये थी कि वर्ण का निर्धारण गुरु द्वारा किया जाता था। दूसरा, वर्ण का निर्धारण करने के पहले प्रशिक्षण दिया जाता था। तीसरा, वर्ण का निर्धारण उसके गुण और कर्म के आधार पर किया जाता था। और चौथा कि एक बार गुरु ने जो वर्ण दे दिया वो जीवन पर्यंत चलता था। ये इस गुरुकुल पद्धति की खासियत थी। तो अगर ब्राह्मणों की दृष्टि से देखें तो जो पहला चरण जो वर्ण व्यवस्था का था उससे ज्यादा मजबूत चरण गुरुकुल पद्धति थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति को एक बार वर्ण दे दिया गया तो जीवन भर वो उसी वर्ण में रहता था। तो 4 साल में बार बार वर्ण बदलने का झंझट नहीं था। तो लेकिन इसमें कमियां थी, इसमें भी कमी थी कि माना कि जीवन भर के लिए गुरु ने एक बार वर्ण दे दिया तो जीवन भर तक उसी वर्ण में रहेगा। लेकिन कमी ये थी कि इसमें ब्राह्मणों को ये डर रहता था कि जब गुरु के यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाए तो ऐसा न हो कि गुरु जो है ब्राह्मणों के बच्चों को शूद्र वर्ण में डाल दे, तो फिर उस ब्राह्मण के बच्चों को जीवन भर शूद्र ही बने रहना पड़ता था। ये ब्राह्मणों की समस्या थी। तो ब्राह्मण तो नहीं चाहेगा कि उनका बेटा शूद्र बना रहे। लेकिन गुरुकुल पद्धति इसलिए लाई क्योंकि ये पहले चरण से मजबूत पद्धति देनी थी, लेकिन इतनी ज्यादा भी कठोर पद्धति नहीं देनी थी कि ये समाज जो है मूल्यवासी बहुजन समाज ब्राह्मणों के अगेंस्ट खड़ा हो जाए। इतनी ज्यादा कठोर पद्धति नहीं देनी थी, क्योंकि अनुकूल वातावरण जो मैंने बताया कि पहला फैक्टर है ब्राह्मणी षड्यंत्र का, अनुकूल वातावरण निर्माण करना। अनुकूल वातावरण निर्माण करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी को वो लोग अपनाते हैं, उसमें कुछ रियायत करते हैं ताकि समर्थन मिले। समर्थन मिलने के बाद फिर उसे कठोर 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 बनाने का काम करते हैं। तो वर्ण व्यवस्था का पहला चरण आप देखेंगे तो वो दूसरे चरण की अपेक्षा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो दूसरे चरण में ये कमी थी कि गुरु के हाथ में था किसको ब्राह्मण बनाया जाए, किसको क्षत्रिय बनाया जाए, किसे वैश्य बनाया जाए, किसे शूद्र बनाया जाए। ये गुरु के हाथ में था और गुरु जिसका निर्धारण करेगा
उसे वो जीवन भर उस वर्ण में रहना पड़ता था। तो ब्राह्मणों को ये बात तो हजम नहीं होने वाली थी कि मान लो गुरु ने किसी ब्राह्मण की लड़की को शूद्र बना दिया तो जीवन भर उसे शूद्र बने रहना पड़ेगा। ये ब्राह्मणों को ये बात नहीं जमी होगी, लेकिन गुरुकुल पद्धति को उन्होंने लोगों का समर्थन के लिए चलाया। और अंततः जब ब्राह्मणों को पूर्णतः अनुकूल मौका मिल गया, जब पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने बृहद्रथ बुद्धिस्ट राजा की हत्या की और हत्या करने पर बौद्धों के विरोध में हिंसा की गई, पूरे भारत में बड़े पैमाने पर हिंसा की गई और पुष्यमित्र शुंग के पास में सत्ता आई, सत्ता आने पर उनको पावर मिला और उसका उपयोग फिर उन्होंने कठोरता से वर्ण व्यवस्था को लागू करने में किया। तो तीसरे चरण में उन्होंने क्या किया? तीसरे चरण में जो मनुस्मृति लिखी, उस मनुस्मृति के अनुसार उसमें जो नियम कायदे कानून बनाए, तो तीसरे चरण में ब्राह्मणों ने गुरुकुल पद्धति को उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे किया? गुरुकुल पद्धति में बच्चों को गुरु के पास भेजना पड़ता था, गुरु उन्हें प्रशिक्षण देता था, प्रशिक्षण देने के बाद उपनयन संस्कार करता था, फिर उन्हें वर्ण दिया जाता था। मनु ने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग के समय में जो मनुस्मृति लिखी गई, तो उस मनुस्मृति लिखी गई उसमें उन्होंने इस नियम को बदल दिया और उन्होंने कहा कि उपनयन संस्कार गुरुकुल में नहीं होगा, उपनयन संस्कार घर में होगा और पिता द्वारा वर्ण दिया जाएगा। उपनयन संस्कार अपने घरों में होगा और पिता द्वारा वर्ण दिया जाएगा। तो गुरुकुल पद्धति में जो गुण व कर्म के आधार पर वर्ण निर्धारित किया जाता था, उसको मनुस्मृति ने बदल दिया और बदलकर ये उपनयन संस्कार का अधिकार पिता को दे दिया। अब स्वाभाविक बात है कि पिता ब्राह्मण है तो अपने बच्चे का उपनयन करेगा तो उसे शूद्र, क्षत्रिय या वैश्य तो नहीं बनाएगा, ब्राह्मण ही बनाएगा। तो इससे ये पक्का हो गया कि अब ब्राह्मण के घर में ही ब्राह्मण पैदा होगा। तो जब इस पद्धति को बदल दिया और पिता द्वारा उपनयन संस्कार दिया जाने लगा, तो इससे ब्राह्मणों को लाभ ही लाभ हुआ, क्योंकि ब्राह्मण के घर में उसके पिता द्वारा जब वर्ण दिया जा रहा है, बाहरी किसी व्यक्ति द्वारा वर्ण नहीं दिया जा रहा है। पहले चरण में सप्तऋषि और मनु द्वारा वर्ण दिया जाता था, दूसरे चरण में गुरु द्वारा दिया जाता था, यानी वो पिता के बाहर यानी परिवार के बाहर के लोग वर्ण का निर्धारण करते थे। लेकिन मनुस्मृति ने यह उपनयन संस्कार का अधिकार ब्राह्मण को दिया, पिता को दिया। अब पिता ब्राह्मण है तो वो अपने बच्चे को ब्राह्मण ही बनाएगा, दूसरे वर्ण का बना नहीं सकता। तो जो जिस वर्ण में है, पिता जिस वर्ण का है उसी वर्ण का अपने बच्चे को बना सकता है, उसी का उपनयन संस्कार कर सकता है। तो ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से वो ब्राह्मण, चाहे वो गधा हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं हो, चाहे वो होशियार नहीं हो, उसको कुछ समझता नहीं हो, फिर भी ब्राह्मण के घर में पैदा होने के कारण वो ब्राह्मण बना और सर्वश्रेष्ठ बना रहा। तो ये जो तीसरी स्टेज आई, इस तीसरी स्टेज से ब्राह्मणों को लाभ ही लाभ हुआ। लेकिन आप सोचिए कि जब फर्स्ट स्टेज उन्होंने शुरू की थी, उस समय के यानी कि बुद्धा के पहले जो पहला चरण हुआ, वो बुद्धा के सैकड़ों साल पहले उन्होंने शुरुआत कर दी थी। और सैकड़ों साल पहले वो पहले चरण की शुरुआत की, लेकिन उस समय भी उन्होंने ये सोचा था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये गुण व कर्म के आधार पे नहीं, इसे हम जन्म के आधार पर ही बनाएंगे। लेकिन पहले चरण की जब शुरुआत की तब वो ऐसा नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम गुण व कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण करेंगे ताकि लोगों का वर्ण व्यवस्था को समर्थन मिल सके। जब वर्ण व्यवस्था को समर्थन मिला तो उसे और कठोर करते गए। तो बुद्ध के सैकड़ों साल पहले उन्होंने वर्ण व्यवस्था का पहला चरण शुरू किया और अंतिम जो कठोरता से लागू किया वो पुष्यमित्र शुंग के समय में लागू किया।
इतना समय ब्राह्मणों को लगा वर्ण व्यवस्था को प्रस्थापित करने के लिए। तो ये जो अलग अलग चरण है, इससे हम समझ सकते हैं कि आखिर ब्राह्मणी षड्यंत्र का मैकेनिज्म क्या है। तो वो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी अपनाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी अपना के हमारे लोगों का जो व्यू है, हमारे लोगों की मानसिकता है, वो ब्राह्मणी षड्यंत्र के समर्थन में करता है। जब समर्थन में हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर उसे कठोरता 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 से लागू करता है और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अधिकार विहीन कर देता है। ये ब्राह्मणी मैकेनिज्म है। तो ये प्राचीन इतिहास का मैंने उदाहरण दिया।